और सुनंदनी प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। पाकिस्तान एक मजबूत रियासत है। जिस तरह पाकिस्तान ने इसका सबूत दिया और उसी के साथ पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान मिलिट्री एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस्ड आर्मी है, एक मिलिट्री है, और उसी के साथ ईरान हो, चाइना हो, टर्की हो, अज़रबैजान हो, इन सब की सपोर्ट, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की सपोर्ट मौजूद है। क्योंकि पाकिस्तान का बयानिया एक पुरअमन बयानिया है। मोदी इंडिया सरकार जिस तरह दुनिया में ख्वार हो रहे हैं, अकेले हैं, तन तना है, पाकिस्तान की बड़ी अचीवमेंट है। सियासी इस्तेहकाम बड़ा ही अहम होता है मुल्क की मैशियत के लिए। सब सियासी जमातें, चाहे उसमें नून लीग की हुकूमत, वफाकी गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, कुछ और हो, वो सब मिलके जिस तरह एक यूनिटी नजर आ रही है मुल्क के अंदर, एक सियासी जमात तहरीक इंसाफ जो बज़िद है, जो अफरा तफरी का शिकार है, जो तोड़ फोड़ का शिकार है, जिसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है, एक स्टेटमेंट एक देता है, दूसरी स्टेटमेंट दूसरी देते हैं। सियासत के अंदर सियासतदान कभी भी रियासती इदारों के ऊपर हमला नहीं करते। इश्यूज के ऊपर सियासत होनी चाहिए, जरूर इश्यूज के ऊपर सियासत करें, हुकूमत को तनकीद बनाए, रियासत को तनकीद नहीं बनाए। मुल्क के अंदर हालिया जो हमें यूनिटी नजर आई, इसी तरह हमें बजट के अंदर भी एक ऐसा रिलीफ आम पब्लिक को देना चाहिए, आम लोगों को देना चाहिए, मजदूरों को देना चाहिए, महंगाई और कम हो और आवाम को रिलीफ मिले। बिजनेस एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये बड़ी अहम होती हैं किसी भी मुल्क के लिए, उसकी इकॉनमी के लिए, उसकी मैशियत के लिए। सब जितनी सियासी जमातों के लीडरशिप हैं इसमें रोल अदा करें। हालिया दौरा आर्मी चीफ हो, वजीर आजम साहब हो, बड़ा अहम दौरा रहा। उसी के साथ एक दूसरा डेलीगेशन जिसको लीड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर डिप्लोमेसी, और डिप्लोमेसी की एक जरिया होती है आप अपनी बात दूसरे ममालिक तक पहुंचाएं। इस वक्त पाकिस्तान के बयानिए की जीत है, कामयाबी है, पाकिस्तान की जीत है, पाकिस्तान की कामयाबी है। नजरी ब्रेक का टाइम का, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, MNA रही चुकी, अभी भी MP हैं सिंध असेंबली के अंदर, MQM पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, और डॉक्टर फौजिया हमीद साहबा मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहबा, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, एक बड़ी कामयाबी है रियासत की, मुल्क की, अवाम की और अफवाज पाकिस्तान की। जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया गया और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को एक सपोर्ट है, और पाकिस्तान को ईरान हो, उसी के साथ टर्की हो, उसी का चाइना हो, अज़रबैजान हो, अमेरिकन प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तियाज साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। इम्तियाज साहब, ये पूरी दुनिया को ये बात पता है, और पाकिस्तान ने बारहा दफा ये बात की है कि हम एक अमन रियासत है, और हम जो है किसी किस्म की ना हम जंग करना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि हम अपने मुल्क की और हम अपनी सरहदों की हिफाजत नहीं कर सकते और उसका दिफा नहीं कर सकते। इस तरह से मोदीइज्म जो है, मैं तो मोदीइज्म करूंगी, इन्होंने जिस तरह से इंटरनेशनल करने का जो है। मैडम, आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है, कट रही है, थोड़ा सा आप आगे पीछे हो तो जैसे मैं आपको सुन पाऊं। क्या अब आपको आ रही है बात? हाँ, सही, अब बात अब आ रही जी। तो इंडिया जो है, मैं हमेशा इसको ये कहती हूँ, ये इंटरनेशनल टेररिस्ट जो है, ये कोई एक मौका नहीं छोड़ता पाकिस्तान को डिफेम करने का,
और जिस तरह से ये कर रहे थे हरकतें, पाकिस्तान ने बारहा दफा ये कहा कि हम अमन के ख्वाह हैं, हम किसी सूरत भी नहीं चाहते कि इस खत्ते का अमन खराब किया जाए। लेकिन जब मोदी को नहीं बात समझ आई तो फिर हमने मोदी की जुबान में उसको जवाब दिया और हमारी पाक फौज ने पाकिस्तान का बल्कि पूरी आवाम का सर फख्र से बुलंद किया। और अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करती हूँ कि जिन्होंने हमारे तमाम अवाम के अंदर जो हुब्बुल वतनी का जज्बा था, जो कहीं खोया हुआ था, वो दोबारा से उजागर हो गया। और आपने देखा कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पाक फौज के साथ आके खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब, एक सियासी इस्तेकाम, जिस तरह सब सियासी जमातें, आपकी सियासी जमात हो, सब सियासी जमातें शाना बशाना, आपको पता है इस टाइम हमें यूनिटी की जरूरत है, लेकिन तहरीक इंसाफ की सियासत आपके सामने है। कभी कहते हैं हम एहतजाज की तहरीक की कॉल देते हैं, क्या कहेंगे? इस वक्त तो हमें सबको मुत्तहद होने की जरूरत है। देखिए, तहरीक इंसाफ की मैं समझती हूँ कि आज जो हुआ है, अफवाज पाकिस्तान एक तरफ सरहदों पे जो है पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए मसरूफ़ अमल की, और दूसरी तरफ मैं समझती हूँ कि PTI वाले जो है जिस तरह से जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, ये कहीं भी हुब्बुल वतन पाकिस्तानी के अल्फाज नहीं हो सकते। और आज जिस तरह से हम बात करते हैं, मईशत की बात करते हैं, और हम ये कहते हैं कि हमें ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए ताकि हम IMF की लानत से अपने आप को बचा सके, उसके लिए हमें मैकेनिज्म बनाने हैं। लेकिन उसके बावजूद आज भी PTI जो है वो उसका वही एक मौक़िफ़ है कि जो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में डिफेम करे, पाकिस्तान के इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाए। तो बिल्कुल ये जो सबसे ज्यादा तो ये देखिए ना कि पूरी दुनिया ने देख लिया कि ये अपने नाम से, अपनी जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी जो भी है उसके नाम से ये असेंबलियों में नहीं जा सकते। ये पता नहीं किसकी कौन कौन से नामों से ये जो है चले गए हैं, उनको एक्सेस मिल गया है। तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इनको असेंबलियों का एक्सेस मिला है, तो ये वहां जाके जो इनको मनसब मिला है उससे कुछ ना कुछ तो दयानतदारी करें, इस मुल्क के साथ दयानतदारी करें। ये मुल्क है तो ये असेंबलियों के अंदर गए हुए हैं, अदरवाइज ये असेंबलियों में इनकी इतनी हिम्मत थी कि ये जा सकते। मैं तो हमेशा से मीर साहब ये बात कहती हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये चिट-चैट ग्रुप है जिन्होंने नौजवानों को डेरा रवि की तरफ लगाया है, जिन्होंने नौजवानों को डिफेम किया है, और जिन्होंने हमारे मुल्क को, इस मुल्क में हमारी जान को, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क को इन्होंने डिफेम किया है। तो मैं तो समझती हूँ कि इनको तो बिल्कुल ये आए ना, इतनी इनकी अगर हिम्मत है तो ये अपने नाम से इस्लामियों में आए ना, तो ये पता नहीं किस किस के नाम से सर। तो बात सिर्फ ये है कि ये सिर्फ अपनी जात के लिए देख रहे हैं कि इनको क्या सूट करता है, ये नहीं देख रहे कि हमारा मुल्क जो है वो इस वक्त कितने नाजुक मोड़ से गुजर रहा है और हम सबको मिल के काम करना चाहिए। लेकिन अब तो सारी दुनिया को पता चल गया कि PTI का क्या एजेंडा है और ये किस एजेंडा पे काम कर रही है। डॉक्टर साहब, आपको अब पब्लिक का आपको खुद पता है, पब्लिक के अंदर एक पॉपुलैरिटी, एक मकबूलियत आपको पता है इंतहाई कम हो चुकी है इस वक्त। जो PTI की सूरत हाल है, उनके सियासी रहनुमा जो आपको पता है, उनमें जो तफरीक है, टूट फूट का जो शिकार, कोई तहरीक चला सकेंगे जिसके लिए वो कह रहे हैं कि तहरीक जो है, ये पता नहीं तहरीक किसको कह रहे हैं। ये आप देखिए कि इनको तहरीक चलाने का तो बहुत शौक है। आप सिर्फ इनको ये कहें कि इनके जो ये आवामी नुमाइंदे ये अपने इलाकों में जाते हैं, वहां जाके ये लोगों का देखते हैं, मसले हल करते हैं कि ये जिस सीट से इन्होंने जो है ये कॉन्टेस्ट करके जीत के आए हैं, ये जाते नहीं है अपने इलाकों में। और अगर ये जाएंगे ना तो लोग इनको झूठे मारेंगे, क्योंकि ये झूठ की बुनियाद पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा और ये झूठ की बुनियाद पे आज भी सब काम कर रहे हैं। और जो कहते हैं हम कॉल देंगे, बहुत बहुत मुश्किल काम है। ये 10 लोग इकट्ठे कर दें तो भी बहुत बड़ी बात है।
इनकी अपनी पार्टी में इतनी फूट है, एक दाएं जाने जा रहा है और एक बाएं जाने जा रहा है। पहले तो ये अपनी जो है पार्टी है उसको ठीक करें और उसके बाद फिर आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए ये आगे आए। आवाम बहुत बेवकूफ बन चुकी है और आवाम को पता चल चुका है कि पीटीआई किस एजेंडा पे काम कर रही है और अब ये इनसे नहीं बिलीव करेंगे। क्योंकि आपका बिजनेस फोरम से भी ताल्लुक है, आपने वहां भी बड़ा एक जबरदस्त काम किया है। डॉक्टर साहब, बजट आ रहा है, किस तरह बजट को देख रही हैं? कोई अवामी बजट होगा, अवाम को रिलीफ होगा, बड़े दावे किए जाते हैं, क्या कहेंगी? मैं तो कोई ज्यादा इतनी पुरुमीद नहीं हूँ इस चीज पे। अवामी बजट है वो जिस तरह से अल्फाज का और नंबरों का गोरख धंधा होता है, इस बार भी कमोबेश इसी तरह आएगा। लेकिन हमारी उम्मीद है, आपने देखा कि हमने एक शैडो बजट पेश किया है, हमने अपनी सिफारिशात वफाक में भी और सूबे में भी हमने जमा कराई हैं और उसमें हमने टॉप ऑफ द लिस्ट ये किया है कि हम अपने नौजवानों को एम्पावर करें, हम अपनी खवातीन को एम्पावर करें, हम कॉटेज इंडस्ट्री को फरोग दें, हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को जो है उसके ऊपर हम टैक्स कर लगाएं और इनडायरेक्ट टैक्सेस से अवाम नास को छुटकारा हासिल हो और डायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाए ताकि अमीर जो है वो अकाउंटेबल हो, ना कि बेचारा गरीब जो कि पहले ही जो है गुर्बत की चक्की में पिस रहा है और उसके ऊपर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते हैं। तो ये बिल्कुल मेरी ये ख्वाहिश भी है और मेरी ये उम्मीद भी है कि इस बार जो बजट आएगा उसमें डायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा और इनडायरेक्ट टैक्सेस कम होंगे। दूसरी चीज में ये है कि जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग हैं उनको जो है इस बजट में जो है थोड़ा सा कंपनसेट कर देंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कराची, आप इसी शहर में रहती हैं, पानी का इशू आपके सामने, इलेक्ट्रिसिटी का इशू आपके सामने, गैस की लोड शेडिंग आपके सामने है, तो रोजगार के मौके कम होते जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? साहब देखिए, रोजगार के मौके तो कम होंगे कि आप जो है कोई नई इंडस्ट्री नहीं लग रही, आपके मुल्क में एनर्जी क्राइसिस है, आपके मुल्क में 1947 से लेकर आज तक कोई नया शहर नहीं बना, जिस पड़ोस का जो है हमने मुंह काला कराया, हमारी पाक फौज ने मुंह काला किया, उसको इंसल्ट की उनकी। आप देखिए कि वो भी आज 1947 से लेकर आज तक वो कितने शहर उन्होंने बना दिए। जब तक इस मुल्क में नए शहर नहीं बनेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी और इसी तरह से मसले मसाइल होंगे और हर गवर्नमेंट आके अपनी 5 साल टाइम गुजार के चली जाएगी। आप ये देखिए कि हम एक बहुत आम बात मैं आपको बताऊं कि हम खवातीन की जंग लड़ते हैं, हम मर्दों की जंग लड़ते हैं। हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ी आबादी ट्रांसजेंडर्स की भी है, उसके लिए कौन बात करता है? उसके लिए तो हम बात भी नहीं करते। उनको तो हमने बिल्कुल ऐसे साइड पे रखा हुआ है एज इफ दे डोंट एग्जिस्ट, वो इंसान नहीं है ना। हमने सिंध असेंबली में 0.3% कोटा रखा है इनका हर डिपार्टमेंट में। कितने ट्रांसजेंडर्स आपको नजर आते हैं? किस डिपार्टमेंट में नजर आते हैं? मुझे तो नहीं कहीं दिखता। वो बेचारे इन डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं और वो मुंह छुपाते फिरते। तो इस मुल्क को अब समझना पड़ेगा, हमारे जो इदारे जहाँ ये फैसले होते हैं उनको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमारे मुल्क की आबादी का तनासुब क्या है, हमारे मुल्क में नौजवान कितने, खवातीन कितनी हैं और दीगर लोग कितने हैं, हमारे मुल्क में माइनॉरिटीज कितनी हैं और उनके हमने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह करना है। क्योंकि ये मुल्क को हमने ही संवारना है, कोई चांद से लोग नहीं आएंगे इसको संवारने के लिए। तो अगर हम नहीं आज उठेंगे ना तो हमारे जो हमारे बच्चे हैं, हमारी नेक्स्ट जनरेशन, दे विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम अस। डॉक्टर साहब, एक कंप्रोमाइज नजर आता है। एमक्यूएम एक बड़ी एक्टिव जमात होती थी, अब पैसिव जमात है, खामोश जमात है, इशू पे बात नहीं करते। इशू पे तो अब बात होनी चाहिए असेंबली के अंदर, क्या कहेंगी? जी साहब, ये बात मैं आपकी बातों से अक्सर मुत्तफिक होती हूँ लेकिन इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। एमक्यूएम
आज भी उसी तरह मुतहरिक है, उसी तरह एक्टिव है। आप ये देखिए कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पॉलिटिकल हिस्ट्री देखिए, कौन सी ऐसी जमात है जिसको तोड़ा गया, जोड़ा गया, तोड़ा गया, जोड़ा गया, लेकिन हर बार वो पहले से ज्यादा मुनज़्ज़िम रही। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले से ज्यादा मुनज़्ज़िम हैं। हम वो लोग हैं जो आज भी आप देखिए कि सिंध असेंबली में हमने नए चेहरे मुतारिफ कराए, यूथ को हमने मुतारिफ कराया। आज हमने हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में सबसे यंगेस्ट एमपीए माज महबूब को हमने इंट्रोड्यूस कराया। आप उस बच्चे से देखे तो सही, वो बोलता है कितना अच्छा है। हमने नई खवातीन को इंट्रोड्यूस कराया। हमने नेशनल असेंबली में तमाम नए चेहरे लेके आए। ये जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है, घिसे पिटे तमाम वो चेहरे लेके आ रहे हैं जो बरसा बरस से हम देखते आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में यू शुड गिव क्रेडिट टू एनकेएम। और एनकेएम हर फोरम पे बात कर रही है, हर इशू पे बात कर रही है, चाहे वो बिजली का मसला हो, चाहे गैस का हो, चाहे पानी का मसला हो, चाहे कुछ भी, चाहे कराची की अगर कचरे की बात है तो कौन बात करता है? हम एनकेएम बात करते हैं। मैं तो समझती हूँ कि जो पीपल्स पार्टी है, इनको तो सिर्फ खाने पीने से कोई फुर्सत नहीं है। इन्होंने लोकल गवर्नमेंट, एक पैरालाइज लोकल गवर्नमेंट रखी हुई है, और उसके बाद इन्होंने लोकल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री वो भी रखी हुई है। तो मतलब आप काम नहीं कर रहे हैं ना। लोकल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री का क्या काम है? जब आपके पास लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मौजूद है तो हमें चीजों को ठीक करना है, हमें चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना। डॉक्टर साहब, जब जो भी गवर्नमेंट आए, आपको पता है कराची पाकिस्तान का दिल है। चाहे वो पीएमएलएन की मियां नवाज शरीफ साहब हो, चाहे आज शहबाज शरीफ हो, चाहे बानी पीटीआई हो, हर दौर के अंदर कराची नजरअंदाज तो हुआ है। इससे तो आप इनकार नहीं करेंगे। बेशक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कराची के बारे में हमेशा ये कहती हूँ कि कराची वो बदनसीब शहर है जो कि पालता तो सबको है, लेकिन कराची के लिए, के हकूक के लिए जब हम बात करते हैं तो कोई नहीं खड़ा होता। लेकिन इस बार हमने नून लीग की गवर्नमेंट से जो है हमने बिल्कुल बात की है बैठ के, और हमारे जो 2 मिनिस्टर्स हैं, आप ये वो देखिए कि वो कितने मुतहरिक हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई को आप देख लीजिए, उन्होंने कितनी ज्यादा, जितने इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज पूरे पाकिस्तान में थी, उन तमाम के कैंपसेस यहाँ कराची में खुलवाए हैं। नेशनल स्कूल एमसीए का आप देखिए, यहाँ आके कैंपस खुल गया है। उन्होंने तमाम जो स्किल बेस्ड जो है एजुकेशन प्रोग्राम्स लॉन्च किया है। मुस्तफा कमाल भाई की आप बात करें तो एक फेडरेशन में है। देखिए 18वीं तरमीम के बाद हमारे पास मेडिकल के में इतना तो काम नहीं है, लेकिन आप देखिए कि पूरी कैबिनेट में जो सबसे ज्यादा मुतहरिक एमएनए है वो हमारे ही मिनिस्टर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें एमकेएम को जब जब मौका मिला है, एमकेएम ने अपना 100% किया है और अभी भी देंगे। और हम कराची का जो हक है वो लेके रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम खामोश होकर बैठ जाएंगे। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा, एमके पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने है। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, एमएनए रही चुकी हैं, मरकजी क़यादत हैं तहरीक इंसाफ की, वुमेन विंग सिंध की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, नुसरत वाहिद साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। नुसरत साहबा, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। नुसरत साहब, क्या कश्मकश है पार्टी के अंदर, पीटीआई के अंदर? कुछ कह रहे हैं तहरीक चले, कुछ कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए हुकूमत के साथ और हुकूमत मुज़ाकरात चाहती है। दूसरी तरफ कहा जाता है कुछ डील और ढील चाहिए, बानी पीटीआई को आज़ादी चाहिए, बानी पीटीआई को एक ही मकसद है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। जो आखिरी बात है ना, उसको मैं सबसे पहले जवाब देती हूँ। बानी पीटीआई को अगर ढील चाहिए होती ना तो पहले हफ्ते में बाहर होते, और अभी भी अगर वो चाहे ना तो 10 मिनट के अंदर वो जेल से बाहर होंगे। ये बात पक्की है। जितने उनके तरले मिलते हुए हैं, जितनी उनकी खुशामद हुई है अंदर जाके कि वो मान जाएं, जी वो मान जाएं, 9 मई की माफी मांग लें और उसके बाद उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो 9 मई की माफी क्यों मांगे? वो तो कहते हैं कि मुझे सारी वो दे दो, जो भी वीडियो फुटेज है क्यों गायब की है, किसने गायब की है? वो जाहिर फेक है ना। सारा जो प्रोसीजर है वो फेक है, वो बनाया गया है। आर्मी इंस्टॉलमेंट से कोई कैसे जा सकता है? आर्मी के कोर कमांडो के घर कोई कैसे जा सकता है?
पूरा वो जमान पार्क से लेके को कमांडर के घर तक, लिबर्टी बीच में आता है, वहां से वहां तक आप जा कैसे सकते हैं? वो 1500 तो उनके वो खड़े होते हैं बैरियर पे लोग, जो आपको इस तरह जाने ही नहीं दे सकते। वो जी वहां चले गए, उन्होंने कह दिया सारे आर्मी के इंस्टॉलमेंट थे। क्यों भाई, ऐसा कैसा ख्याल आ गया किसको कि उसने आर्मी में ही जाना है? इसलिए कि प्लान हुआ, सारा पहले से प्लान हुआ था। उसी दिन 9 मई को जब सुबह खान साहब जहाँ बैठे हुए थे आराम से, वहां पे आके इन्होंने डंडे मारे, शीशे तोड़े, अंदर आए, खान साहब को मारा, खान साहब के सर पे डंडा मारा, और उसके बाद उनके जो वकील थे उनके सारे खूनम खून हो गए। और फिर उसके बाद कैमरे ने देखा कि किस तरह उनको धक्का देते हुए, उनको गिरबान पीछे से कॉलर से पकड़ के उनको किस तरह धक्का देते हुए ले जाके गाड़ी में बैठा रहे हैं, वो सिर्फ इंस्टिगेट करने के लिए लोगों को। क्योंकि खान साहब खुद के बताया उन्होंने, इमरान खान साहब ने, कि जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा हूँ, दे वर ऑल परफेक्टली ऑल राइट, सर पर करके बात करनी शुरू कर दी, तमीज से बात करनी शुरू कर दी। बल्कि कईयों ने पूछा कि आपको चोट तो नहीं लगी, ज्यादा इस तरह की गुफ्तगू। तो वो सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए कि ये हम तुम्हारे लीडर के साथ कर रहे हैं, कि तुमने 180 सीटें उसको दे दी हैं, तो उसका नतीजा देखो क्या हो रहा है। उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। और लेकिन ये पहले से प्लान हुआ था, जान के लोगों को उस साइड पे लेके गए। डॉक्टर यास्मीन की वीडियो है बाकायदगी से, वो कह रही है कोई अंदर नहीं जाएगा, कोई जलाओ गिराव नहीं करेगा, कोई बदतमीजी नहीं करेगा। लेकिन हम सब ने देखा है, कैमरों में देखा है कि जी वो वहां पे सिविलियन ड्रेस में लोग उतर रहे थे गाड़ियों से, आर्मी टाइप गाड़ियां थी, वो उससे उतर रहे थे, और वो कह रहे थे लोगों को चलो चलो अंदर चलो, अंदर चलो। और फिर वो पहले से आग लगी हुई थी, पहले से सारा कुछ हुआ था। ये तो सिर्फ लाहौर कोर कमांडर के घर की बात बता रही हूँ। लेकिन आप मुझे बताइए, जिस तरह के मुकदमे इन्होंने किए, एक ही बंदा एक उसी लम्हे में सरगोदा में भी था, वो लाहौर में भी था, वो मियांवाली में भी था, और शायद पिंडी में भी था। तो इस तरह कैसे हो सकता है? शाह महमूद को देख लें, वो कराची में अपनी बेगम का ऑपरेशन हुआ था, वो यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। पीटीआई के जितने लीडर्स हैं उनको पकड़ना लाजमी है, उनको सजा देनी लाजमी है, और सबको सजा दी। अब इसमें अगर हमारे लोग ये कह रहे हैं कि जी खान साहब बाहर नहीं आना चाहते, या नहीं, खान साहब तो बाहर आने के लिए बेचैन है, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर वो कभी भी बेचैन होंगे तो वो 10 मिनट के बाद वो बाहर होंगे। लेकिन उन्होंने यहाँ तक कहा गया है कि मुझे तुम लोग सारी उम्र रखो, तो मैं सारी उम्र रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। उनकी डिमांड क्या है? एक तो अदालतें ठीक हो, 26 कर्मी जो है उसको वापस लिए जाए, और एक जो है वो इलेक्शन ठीक हो, इलेक्शन हो, सही इलेक्शन हो, और सारी चीजें ठीक हो मुल्क में। तो ऐसा मैडम आपको पता है, इस टाइम आपको पता है जब हम वी आर इन ए स्टेट ऑफ वॉर, हम हालत जंग में हैं तो इंडिया के साथ। इस वक्त आप तहरीक का ऐलान, ये सियासी तौर इस तरह, इस टाइम तो यूनिटी की जरूरत है कि यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी दिखाई नहीं। वो जो 4 दिन की जंग थी, जो सो कॉल्ड जंग थी, उसमें हमारा सारा का सारा सोशल मीडिया जो था वो अपनी आर्मी के साथ खड़ा हुआ था। हमारी सारी यूथ आर्मी के साथ खड़ी हुई थी। इवन हम जैसे बूढ़े लोग भी आर्मी के साथ खड़े हुए थे। हर बंदा सपोर्ट कर रहा था कि मुल्क से बढ़ के कोई चीज नहीं है, ये काम करेंगे तो आगे मुल्क चलेगा, मुल्क बचेगा। तो लेकिन अब आप देख लें, खामोशी देख लें, नवाज शरीफ की देख लें, बेगम मरियम नवाज की देख लें, शहबाज शरीफ की देख लें, इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला मुल्क के खिलाफ, भारत के खिलाफ। और मोदी का तो नाम आज तक किसी के मुंह से नहीं निकला, बल्कि वो कल फरमा रही थी कि मोदी फिर भी बेहतर है बनिस्बत एक सियासी पार्टी के। अच्छा जी, मोदी कैसे बेहतर हो गया? उसने आपकी ट्रेन जला दी, उसने कोयटा में कितने लोगों को मार दिया, स्कूल के बच्चों को जला दिया। उसके बाद वो धड़ल्ले पे वो फरमाते हैं, उनके मेरे ख्याल में इंटीरियर मिनिस्टर या कौन के, हमने पहले भी 20 बंदे मारे और मारेंगे जाके। तो वो बेहतर हो गया। वो पार्टी जो सिर्फ बात ये करती है कि ना दहशतगर्दी हो, ना कोई बुरी चीज हो इस मुल्क में, वो बुरे हो गए। एक सियासी जमात रियासती इदारों के साथ टकराव में, आप तो एक सियासी जमात हैं, सियासत करें, इशू की सियासत करें, महंगाई है, बेरोजगारी है, नून लीग के ऊपर तनकीद करें, उनकी परफॉर्मेंस पे तनकीद करें। एक सियासी जमात अगर रियासती इदारों के सामने हो जाएगी तो उसकी मकबूलियत, उसका सर्वाइवल एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अच्छा सर, सर्वाइवल की तो मैं बात नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कि जो मर्जी हो जाए हमारे लोग हमारे साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन बात यह है कि हम सियासी जो इनकी हरकतें हैं उसके ऊपर ही क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं, हम आर्मी के ऊपर सच नहीं कर रहे होते, क्योंकि हमें पता है कि आर्मी पूरी की पूरी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है और पाकिस्तान के खिलाफ काम नहीं कर रही। वो
जो कुछ भी हो वो चाहेंगे। आर्मी में मुराद पूरी फोर्सेज हैं, तीनों की तीनों फोर्सेज, एयरफोर्स भी, नेवी भी और आर्मी भी। तो ये लोग कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ किसी को नहीं करने देंगे। हम सब ने देखा कि कैसे उन्होंने ड्रोन मारे और फिर उसके जवाब में जब उन्होंने जहाज भेजे तो उनका क्या हशर हुआ, क्योंकि जब तक वो ड्रोन, उन्होंने कहा हम आपके दहशतगर्दों को मारेंगे। वैसे तो इनको राजी नहीं होना चाहिए था इस चीज के ऊपर। कौन था जो राजी हुआ था कि वो ड्रोन हमारे दहशतगर्दों के ऊपर मारे? अब जब वो उन्होंने मारने शुरू किया नूर खान एयरबेस पे, मलीर कैंट पे, काला पुल पे, लाहौर में, पेशावर में और इस्लामाबाद में क्रिकेट क्लब में, जो कि अडियाला और GHQ से बिल्कुल नजदीक था, तो एकदम होश आए और इन लोगों ने रिस्पॉन्स दिया उसका। तो ये चीजें देखें, हाँ हमें तो पता है ना, अवाम को भी पता है। उस सूरत में हम आर्मी को बुरा नहीं कह रहे, किसी फोर्स को बुरा नहीं कह रहे, लेकिन हम बात कर रहे हैं उन सियासी लीडर्स की जो कि अपने आप को बहुत ही पैट्रियोटिक समझते हैं और कहते हैं, बार बार इजहार करते हैं इस बात का। तो भाई तुम दिखाओ भी तो कितने पैट्रियोटिक हो। जब मुल्क के ऊपर जंग मुसरत हुई हुई है उस वक्त आपके मुंह में दही जमा हुआ है, आप कुछ बोल नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं सकते, तो उसके बाद आप बैठ के बातें करते हैं कि जी सियासी पार्टी ज्यादा नुकसान पहुंचा दी है और मोदी की जमात ने नुकसान पहुंचा सकती, इंडिया ने नुकसान नहीं पहुंचाया, भारत ने नुकसान नहीं पहुंचाया। तो ये इनका पैट्रियटिज्म है और ये इनका मुल्क के साथ सिंसियरिटी है और पता नहीं क्या क्या है, इसको क्या चाहता है, मुझे बताएं आप इसको क्या कहूँ मैं। नुसरत साहब, अदालती निज़ाम है मुल्क के अंदर, जमहूरियत है, पार्लियामेंट है, आपकी पार्टी भी पार्लियामेंट का हिस्सा है, सेनेट का हिस्सा है, एक सूबे के अंदर गवर्नमेंट है आपकी, यानी कि आप भी इस निज़ाम का हिस्सा हैं, कोई इस निज़ाम से बाहर नहीं है। अदालतों से रिलीफ लिया जाता है, दूसरे रहनुमा भी थे, नवाज शरीफ साहब भी थे, जरदारी साहब भी थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे, दूसरे लोग भी थे, उनको भी तो अदालतों से रिलीफ मिला है। आप भी तो अदालतों की तरफ देखें, वहीं से रिलीफ लें, क्या कहेंगी? और मैं क्या कह रही हूँ खान साहब, आज तक इसके अलावा और क्या कह रहे हैं कि अदालतों से रिलीफ मिलेगा तो मैं बाहर जाऊंगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या वो रिलीफ मिल रहा है? क्या वो रिलीफ दे रही हैं अदालतें? 26वें आईनी तरमीम के बाद अदालतें रह गई हैं और आप उनके रिलीफ की बात कर रहे हैं, जो कि असल में आप देख लें कि क्या उन्होंने किया है इस वक्त के 14,000 अरब का उनको उस दिन उनको मुल्जिम कहलाना करवाना था और उस दिन उनको आजाद करके जी कहा जा रहा है कि ये वजीर आजम बनेंगे। तो मुझे बताएं, ये अदालतें, इस तरह की अदालतें चाहिए आपको? हमें तो अदालत वो चाहिए जो कि असल में अदालत होती है, जो निज़ाम इंसाफ कर सके। किस तरह नवाज शरीफ के साथ हुआ है कि वो लंदन से जो उनको VIP प्रोटोकॉल मिला है, वो एयरपोर्ट पे जाके उनके सारे उनके थम्स अप लिए जा रहे हैं, उनके बाकी चीजें ली जा रही हैं, उनको कहा जा रहा है जब आपने क्या करना है, फिर उनको जहाज में पता नहीं किस में बिठा के उनको जलसा लेके आया जा रहा है। तो इस तरह बहुत मुश्किल हो जाएगी, अदालतों को अदालत ही रहने दिया जाए तो बहुत बेहतर है। हम 100% इस बात के ऊपर यकीन रखते हैं कि अदालत जो है वही रिलीफ देगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। नुसरत साहब, पार्टी के अंदर जो कचरा है, जिसको आपके लीडर भी कहते हैं, और जो विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं, जो पार्टी के साथ हैं भी सही, पार्टी के साथ नहीं भी हैं, वो किस तरह एक्सपोज होंगे? आज भी वो जिस तरह आगे हैं, पेश हैं, उससे पार्टी को भी नुकसान, बानी PTI को भी नुकसान, क्या कहेंगी? देखिए, कचरा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी उनको, आप कचरा कह रहे हैं। मैं नहीं कहूंगा, बानी PTI ने कहा था, मैं थोड़ी कह रहा हूं। नहीं, बानी PTI भी कचरा नहीं कह सकते। उन्होंने जरूर ये कहा है कि 2 फेस जो लोग हैं उसका, उन सबका मुझे पता है, और उनको चाहिए कि वो बिल्कुल एक तरफ हो जाएं, या डट जाएं या छोड़ दें। तो ये वाली चीज हो रही है। बाकी आप गंडापुर की बात कर रहे हैं, तो गंडापुर वजीर आला हैं, वो उनको बहुत सारी चीजें बहुत मुश्किल बर्दाश्त करनी पड़ती होगी, जिसकी वजह से वो उन्होंने कई जगह पे ऐसा लगता है हमें कि कॉम्प्रोमाइज किया है। लेकिन ये जाहिर है जब वो खान साहब बाहर आएंगे तो पता चलेगा कि असल में क्या हुआ था, क्योंकि ये इस तरह की बात नहीं है। लोग कर रहे हैं काम और लोग तमाम मुश्किलात के बावजूद कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, टाइम लिमिटेड है मैडम, बड़ी मेहरबानी आपकी। जो हालात हैं आपके सामने है, इदारे, पाकिस्तान के इदारे, रियासती इदारे, गवर्नमेंट के इदारे काम कर रहे हैं, अदालतों से रिलीफ मिलना चाहिए। हम सब और ज्यादा एक यूनिटी के साथ, अब भी हम हालत जंग में, हमें तैयार रहना चाहिए अपने दुश्मन से। इसी के साथ इजाज़त।